साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईसी गोलकनाथ केस 1967 के बारे में। देखिए, इस केस में गोलकनाथ जो है ये एक फार्मर है, पिटिशनर है इस केस में। और यहाँ पे रिस्पॉन्स किसने करना है, रिस्पॉन्डेंट कौन है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब जो है ये रिस्पॉन्डेंट है। मामला क्या था पूरा, देखिए 1953 में पंजाब की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953। अब ये जो एक्ट पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, इस एक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लैंड रिफॉर्म को प्रमोट करना। ठीक है। अब पंजाब की गवर्नमेंट ने किया क्या कि इस कानून को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। अब जैसे ही 9th शेड्यूल में अगर आप किसी एक्ट को, उस समय की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ऐड कर देते थे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में आप चले भी जाते हो तो कोर्ट इस कानून के ऊपर सुनवाई ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा, क्योंकि आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया। और 9th शेड्यूल को ऐड करने का पर्पस यही था कि लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सके। अब इस पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953 के चलते हुआ क्या कि ये जो गोलकनाथ, जो कि एक फार्मर है, इसके पास 500 एकड़ की ज़मीन है। इसके पास 500 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब इसके पास कितनी ज़मीन रह जाएगी, सिर्फ 30 एकड़ रह जाएगी। मतलब मैक्सिमम वो अपने पास अब कितना रख पाएगा, 30 एकड़ रख पाएगा। कहने का मतलब है, इसको आप ऐसा समझो कि अगर आपके पास 500 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बाकी पैसे मेरे को दे दो 470, तुमने 30 रुपये ही रखने हैं, आपको बुरा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। गोरखनाथ को भी बुरा लगा, तो गोरखनाथ जो है ये चले गया सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट में जब गोरखनाथ जाता है तो इसका क्या पॉइंट था, इसका पॉइंट ये था कि भाई ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और फंडामेंटल राइट भी कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें तो एज़ पर आर्टिकल 19, एज़ पर आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये फंडामेंटल राइट था। तो इसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। और एज़ पर आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है, तो मामला चलेगा कोर्ट में। तो कोर्ट के सामने क्या क्या सवाल थे, तो देखो, सबसे पहला जो कोर्ट के पास सवाल था वो ये था कि वेदर पार्लियामेंट बाय लॉ कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्या पार्लियामेंट कोई कानून बना के क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या ये अमेंड कर सकते हैं, उसमें शोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट कोई कानून बना के फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। पहला सवाल, और इसका जजमेंट इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, दूसरा सवाल ये था कि ऐसे जो अमेंडमेंट किए जाएंगे, ऐसे जो अमेंडमेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए, क्या ऐसे अमेंडमेंट एक्ट को क्या हम कानून कंसिडर करेंगे एज़ पर आर्टिकल 13। क्योंकि आर्टिकल 13 अगर आप रीड करोगे तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो ऐसे कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, क्या ये आर्टिकल 13(2) के तहत क्या इसको हम लॉ कंसिडर करेंगे। अगर लॉ कंसिडर करेंगे तो फिर ऐसे कानून जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल ऐसे अमेंडमेंट एक्ट को भी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी हम लॉ कंसीडर करेंगे विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जजमेंट है ये किसके फेवर में चले गया, ये गोलकनाथ के फेवर में चले गया। अच्छा, तो जिस पर्पस के लिए ये सब कानून इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, पंजाब ने जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया, 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, वो तो बेकार हो गया अब। तो गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा इस जजमेंट का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 24 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1971 में पास कर दिया। और इस एक्ट में इन्होंने क्या लिखा कि जो भी कानून बनाया जाएगा आर्टिकल 368 का फॉलो करते हुए, मतलब कि अमेंडमेंट एक्ट जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होगा, उसको लॉ कंसीडर नहीं करेंगे आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली। तो वापस से पोजीशन जो थी वहीं पे चलेगी 1971 में। ठीक है। तो ये सारी है कहानी साथियों आईसी गोलकनाथ केस के बारे में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।